मित्रों, सड़क दुर्घटना आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिस पे वाहन न हो और दुर्घटना न होती हो। दुर्घटना में संपत्ति का विनाश, अंग भंग होना और मृत्यु हो जाना, यह आमतौर पे हम रोज देखते हैं। केंद्र सरकार ने जब एमबी एक्ट बनाया तो उस पे उन्होंने इस एक सामाजिक पहलू पर ध्यान दिया कि सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके परिजनों को कैसे सहायता दी जाए। इसीलिए धारा 146 एमबी एक्ट में अनिवार्य किया गया कि कोई भी गाड़ी बिना बीमा के सड़क पर नहीं चलेगी। न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा, अधिकतम जितना बीमा आप करा सकिए वो आपके फायदे की है, लेकिन थर्ड पार्टी बीमा जो तीसरे पक्ष को, जो तीसरा व्यक्ति मर रहा है इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जिसमें आपकी गाड़ी शामिल है, तो उसको राहत देने के लिए बीमा अनिवार्य है। मैंने आपसे बताया था कि जो बीमा का प्रीमियम भरता है वो फर्स्ट पार्टी है, जो बीमा कंपनी प्रीमियम लेती है वो सेकंड पार्टी है, और इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति दुर्घटना में घायल होता है, जो पीड़ित होता है, वो थर्ड पार्टी है। अब आप इमेजिन करिए कि सड़क दुर्घटना हुई और गाड़ी का पता ही नहीं चला, तो अब बीमे का दावा कौन करेगा? किसके विरुद्ध किया जाएगा? कौन भुगतान करेगा? सरकार के सामने जब यह समस्या खड़ी हुई तो सरकार ने एमबी एक्ट के तहत पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सोलेसियम स्कीम बना दी, लेकिन जब सरकार ने इस चीज पर जोर दिया तो एमबी एक्ट की धारा 212 के तहत उन्होंने हिट एंड रन केसेस में मुआवजे का स्कीम जारी की। अब भले कोई गाड़ी उत्तरदायी नहीं ले रही है, भले कोई बीमा कंपनी जवाबदेह नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई उसके परिवार को आर्थिक सहायता कैसे दी जाएगी? सरकार ने इस सामाजिक समस्या को हल करने के लिए सन 2022 में यह नियमावली जारी की। इस नियमावली के एक एक नियम में चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। आज मैं आपके समक्ष इस नियमावली का निर्वचन इसलिए कर रहा हूं कि हमारे नेशनल हाईवेज पर या ग्रामीण क्षेत्रों में हिट एंड रन के केसेस बहुत होते हैं, खासतौर पे सुबह का समय या लेट नाइट का समय, जबकि सड़क पर आबादी नहीं होती है, लोग देखने वाले नहीं होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो कुछ दुष्ट टाइप के ड्राइवर हैं वो एक्सीडेंट करते हैं और एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। एमबी एक्ट के जो लीगल जिम्मेदारी है कि मरीज को अस्पताल पहुंचाना, थाने को सूचना देना और अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेना, ये तीनों नहीं निभाते हैं और भाग जाते हैं। यही वजह थी कि धारा 106 बीएनएस में 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान सरकार ने किया था, लेकिन मोटर ऑपरेटरों के दबाव में और कुछ अन्य चीज़ों की बाध्यता के चलते धारा 106 को लागू नहीं किया जा सका। तो अगर ऐसी स्थिति में वो टक्कर मार के गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हुए वो ड्राइवर भाग गया तो मृतक या पीड़ित व्यक्ति को राहत कैसे दी जाएगी? तो सरकार ने यह पूरी स्कीम सन 2022 से लागू की। इसका नियम एक कहता है कि स्कीम का पूरा नाम है टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022। हिट एंड रन केसेस में जिसमें गाड़ी का पता ही नहीं है, ऐसे मामले में पीड़ित की सहायता करने के लिए नियमावली जारी की गई है। इस नियमावली में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि धारा 162 के अनुसार किसी भी घायल व्यक्ति को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए तमाम अस्पतालों को नोटिफाई किया गया है, और जहां पे कैशलेस उपचार की सुविधा नहीं दी गई है, पीड़ित ने अपना चिकित्सा व्यय स्वयं भुगतान किया है, वहां पे सरकार उसका भुगतान करेगी, प्रतिकर के रूप में उसको देगी। जांच अधिकारी के रूप में इस नियमावली में एसडीएम और तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि सामाजिक कल्याण की सभी स्कीमों को यही दोनों लागू करते हैं, तो इसलिए उनको भी ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप दुर्घटना पीड़ित को जो भी राहत देनी है हिट एंड रन केसेस में, यही दोनों जांच अधिकारी होंगे। और जिला मजिस्ट्रेट को इसमें क्लेम डिसाइड करने की पावर दी गई, यानी कि उसको दुर्घटना प्रतिकर की जो राहत है वो
दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, निर्णय को कलेक्टर करेगा, जिलाधिकारी करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। एक तरह से यह कानूनी जटिलताओं से मुक्त कर दिया गया। एक तो हिट एंड रन करके गाड़ी भाग गई, उस व्यक्ति को बीमा का कोई लाभ नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ यदि सरकारी योजना का लाभ देने के लिए कानूनी पचड़े में फंसता तो वो पाता ही ना। तो इसलिए सरकार ने इसको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के अंडर में रखा, जुडिशियली से बाहर किया इसको। ये जो मेरी समझ है, सरकार ने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी का काम होगा कि जो भी क्लेम प्रस्तुत किया जाए पीड़ित व्यक्ति द्वारा, उस क्लेम की जांच करें और उपयुक्त पाए जाने पर तत्काल उसमें उसको भुगतान करें। इसके लिए एक प्रदेश स्तर पर अस्थायी समिति होगी और एक अस्थायी समिति होगी जो जिला स्तर पर होगी। जिला स्तर यदि किसी दावे को खारिज करता है तो उसके विरुद्ध जो क्लेम है वो प्रदेश स्तर की समिति के समक्ष किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट को जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा किसी को भी नामित किया जा सकता है। फिर जिले के पुलिस अधीक्षक या डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर जो होंगे वो सदस्य होंगे, सीएमओ साहब सदस्य होंगे, आरटीओ साहब सदस्य होंगे, एक कोई एनजीओ का आदमी होगा ताकि सरकारी मशीनरी मनमानी न कर सके, और बीमा का एक नोडल एजेंसी होगी, उस नोडल एजेंसी के एक आदमी उसका मेंबर होगा। अब इन लोगों का काम होगा कि अपने अपने स्तर से दावे का परीक्षण भी करेंगे, साथ ही साथ वो यह भी पता करेंगे यदि हिट एंड रन करके जो गाड़ी भागी है उसका किसी तरीके से पता भी चल जाए तो उसको इसमें खींचा जा सके। इसमें किसी प्रकार के एफआईआर हो जाए तो अच्छी बात है, खाए एफआईआर नहीं भी होती है तो भी इसमें कोई दिक्कत इस क्लेम में नहीं है। मैंने आपसे बताया कि इसको पूरी तरह से कानूनी जटिलताओं से मुक्त रखा गया है। हाँ, ये जरूर है दावा साबित करना आपको है, तो यदि आपका कोई भी परिजन पीड़ित हो या आप पीड़ित हो दुर्घटना से हिट एंड रन के मामले में, तो आप अपने एसडीएम के यहाँ इसका क्लेम कर सकते हैं। इसमें मृत्यु की दशा में सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का अनुग्रह दिया जाता है और इंजरी के केसेस में 50,000 रुपए तक, यानी कि कम भी हो सकता है। यदि आपकी इंजरी ज़्यादा है तो 50,000 रुपये, कम है तो कम भी। पहली प्रायोरिटी कैशलेस ट्रीटमेंट की है। सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट इसके लिए उपलब्ध है, या जो नोटिफाइड ट्रॉमा सेंटर हैं, नोटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, उनके यहाँ भी कैशलेस ट्रीटमेंट इसके लिए उपलब्ध है। उसका भुगतान सरकार और उस अस्पताल के बीच में होगा, उसमें पीड़ित को बहुत परेशान नहीं होना है। जिला स्तरीय जो समिति है उसका काम होगा कि जो भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनका मूल्यांकन करना, और यदि कोई जटिलता इसमें आती है तो जटिलता को दूर करना। साथ ही साथ प्रत्येक माह आंकड़ों की समीक्षा करना, कितनी दुर्घटना हुई, कितने दावे प्राप्त हुए, कितने दावे हिट एंड रन केस के प्राप्त हुए, उनका निस्तारण हुआ, उनकी जांच हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें इनका काम करना है। साथ ही साथ इस कमेटी का काम है कि इस स्कीम का प्रचार प्रसार भी करें। अब मुझे तो नहीं लगता कि कमेटी अपना काम कर रही होगी 2022 से। इस स्कीम के बारे में प्रचार प्रसार कितना हो रहा है इसकी सत्यता मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये देख लीजिए कि हिट एंड रन केसेस में जो भी मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर पीड़ित को दिया जाता है, इस स्कीम का प्रचार प्रसार कितना है। और इस कमेटी का काम होगा कि स्कीम के अधीन जो दावेदार हैं उन दावेदारों के बीच में प्रतिकर के पैसे का बंटवारा भी इसी कमेटी को करना। कई बार झगड़ा होता है ना कि जो मृतक व्यक्ति है उसके आश्रितों के बीच में बवाल हो जाता है, उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके माता पिता सब दावेदार हो जाते हैं। तो ये डिसाइड करना भी इसी जिला कमेटी का काम है, किसको कितना हिस्सा देना, किसका कितना अधिकार बनता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दावा आवेदन करने की जो रीति है, मतलब कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में नियम 20 में बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। कोई भी दावा इस नियमावली के तहत जो प्रारूप दिए गए हैं, इन्हीं प्रारूपों में सूचना भरी जाएगी और इसमें जो कागज मांगे जाएंगे वो अभिलेख आपको देने होंगे। साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट देना होगा, बंध पत्र देना होगा कि आपने जो दावा किया है वो सही दावा किया है। ये एफिडेविट आपको इस प्रारूप में देना होगा और इसको आप इकट्ठा करके ले जा करके संबंधित अपने एसडीएम के कार्यालय में जमा करेंगे। जब एसडीएम के कार्यालय में जमा करेंगे तो एसडीएम या जो तहसीलदार है वो इसकी जांच करेगा। दावा जांच अधिकारी आवेदन की प्राप्ति के उपरांत तुरंत
यदि FIR दर्ज किए हैं तो FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस द्वारा लापता या अज्ञात वाहन को पता करने के प्रयासों के बारे में एक सूचना इकट्ठा करेगा। यानी कि ये सारी सूचना वो पुलिस से मांगेगा। पहली चीज़ कि FIR दर्ज हो तो कॉपी दे दीजिए, पंचायतनामा पोस्टमार्टम मृतक हो तो वो भेज दीजिए, और गाड़ी के बारे में कोई सुराग लगा हो तो सूचना हमें उपलब्ध करा दीजिए। यदि नहीं हुआ है तो ये भी लिख के दीजिए गाड़ी का पता नहीं चला। क्योंकि मित्रों, मैं आपसे फिर पुनः बता दूं कि इस स्कीम का मुख्य आधार है अज्ञात वाहन। यदि गाड़ी का पता नहीं चला तभी स्कीम लागू होगी, अन्यथा फिर वो बीमा कंपनी वाला दावा लगेगा जो धारा 146 के तहत शुरू होता है। ये नियमावली अज्ञात वाहन के लिए बनी है, जहां वाहन अज्ञात है, जहां ड्राइवर अज्ञात है जिसने टक्कर मारी है। फिर इस जांच अधिकारी का कर्तव्य होगा कि यदि, जैसे मैंने कहा ना, पारिवारिक विवाद में डबल क्लेमेंट हो, ट्रिपल क्लेमेंट हो, ये पता करेगा कि सही दावेदार कौन है, ये पता करना भी जांच अधिकारी का काम है। फिर उसके बाद इसी नियमावली में एक प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप में संबंधित SDM या तहसीलदार, आपके प्रदेश में जिस नाम से जाने जाते हों, सब डिवीजन के अधिकारी, वो रिकमेंड करेंगे DM को कि हाँ, मैंने दावे की जांच कर ली है, इनका दावा सत्य है और अन्य विवरण प्रमाणित पाए गए। उसके बाद ये दावा जिला कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगा सत्यापन के लिए, और वहां पर इसको सत्यापन करके वो स्वीकृति प्रदान करेंगे। जब स्वीकृति प्रदान करेंगे तब यह प्रतिकर की धनराशि संबंधित व्यक्ति को भुगतान कर दी जाएगी। जो प्रतिकर का संदाय होना है, जैसे मैंने आपसे कहा, इनका कहना है कि मंजूरी आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन मंजूरी कितने दिन में दी जाएगी इसके बारे में नियमावली मौन है। किसी व्यक्ति की दुर्घटना हुई और अब उसका क्रियाकर्म करके आदमी निस्थिर हुआ, फिर उसने अपना दावा प्रस्तुत किया, तो दावा प्रस्तुत करने के कितने दिन के भीतर उसको स्वीकृत किया जाएगा, इस मामले में नियमावली मौन है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों की संवेदनशीलता पर इसको छोड़ दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी संबंधित दावा अधिकारी हैं, दावा जांचकर्ता अधिकारी हैं, स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं, ये तीनों संवेदनशीलता का परिचय देंगे, और जिस दिन जिलाधिकारी इसको सैंक्शन कर देंगे 15 दिन के भीतर इसका भुगतान करना ही करना है। यदि किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो जाती है, जैसे कोविड आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, शॉर्ट सर्किट से बैंक में आग लग गई, या कोई अन्य चीज़ आपदा आ गई, तो ऐसे मामलों में उस कारण को लिखते हुए इन्होंने 30 दिन के अंदर भुगतान करने की छूट दी है, तो 30 दिन के भीतर इनको भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार यह नियमावली, नियम 24 जो आखिरी है, वो कहती है कि प्रत्येक वर्ष एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी जनपद की, और वह एनुअल रिपोर्ट केंद्र सरकार की स्थायी समिति को भेज दिया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार ये जान ले कि उसके नियमों का पालन कितना किया जा रहा है। तो मित्रों, बीमा के मामले में हमारे जो पीड़ित होते हैं उनको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाता है, लेकिन हिट एंड रन की केसेस में गाड़ियों का पता नहीं चलता, ऐसे में बीमा का दावा कैसे कर सकता है। ऐसे में सरकार की यह जो स्कीम है, जो सरकार की यह योजना है, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही जनोपयोगी और बहुत ही समाज के हित में है। एक परिवार जो दुर्घटना में मृतक और पीड़ित हो चुका है, विकलांग और दिव्यांग हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की मदद देना या 50,000 रुपये तक के इलाज की मदद देना एक बहुत बड़ा जनहित का कार्य है। और मैं साधुवाद दूंगा भारत सरकार को, जिसने समाज में ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये स्कीम बनाई जो दुर्घटना से पीड़ित हैं और हिट एंड रन केस के पीड़ित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे। छोटी छोटी जो चोटें हैं, जिनकी FIR नहीं भी होती, उनके भी दावे किए जा सकते हैं। 50,000 रुपये तक के इलाज के भी दावे किए जा सकते हैं। कैशलेस इलाज के लिए अस्पतालों में जाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, ताकि सड़क दुर्घटना होने के बाद इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु न होने पाए, और यदि मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को सड़क पर न आना पड़े। तो मित्रों, ध्यान रखिए, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सर सलामत तो सब सलामत। यातायात नियमों का पालन करते रहिए, ताकि इस तरह की स्कीमों की आवश्यकता हमें न पड़े। जय हिंद।